हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका फिजिक्स का है, दैट इज मोशन यानी कि गति। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा और इसमें जितने भी तरह के डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है? मोशन है। मोशन यानी कि गति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि अभी मैं शुरू कर रहा हूं, ये भी आपकी एक गति है, पर साइंस के कॉन्सेप्ट से ये गति नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो गति क्या कहलाएगी ये अभी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे मैं अभी आपको बता देता हूं, फिर हम इस चैप्टर को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। देखिए क्या है पहला, देखिए भौतिक अवस्था। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा? विश्रामावस्था। ठीक है, विश्रामावस्था मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट स्थिर होते हैं उसे हम विश्रामावस्था में बोलते हैं या विरामावस्था में बोलते हैं। ठीक है, जो कि रेस्ट में होते हैं। और यहाँ पे है गतिजावस्था। गतिजावस्था का मतलब क्या होता है? जो भी वस्तु मोशन में होंगे यानी कि गति में होंगे। ठीक है, यानी वो कंटिन्यूअस अपने एक पॉइंट के आगे पीछे या इधर उधर मूव करते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गतिजा अवस्था। ठीक है, गतिजा अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक समान गतिज या गति, या दूसरा क्या है? असमान गति। ठीक है, अब असमान गति को दो भाग में बांटा जाता है, एक त्वरित गति या दूसरा मंदन। ठीक है, त्वरित गति और दूसरा मंदन। अब त्वरण गति जो है उसे दो भाग में बांटा गया है, जैसे कि समान त्वरणीय गति और दूसरा क्या है? असमान त्वरणीय गति। ठीक है, यानी एक समान चलेगा, दूसरा असमान चलेगा। उसी तरह से मंदन गति को भी दो भाग में बांटा गया है, समान मंदित गति है पहला और दूसरा क्या है? असमान मंदित गति। ये सभी हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ तो मैं सिर्फ अभी आपको नाम बता रहा हूं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है आपका गति के समीकरण। देखिए ये जो फिजिक्स है और इसका जो चैप्टर है मोशन गति, इसमें ये जो गति के समीकरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद कर ले, कंठस्थ करना है कंठस्थ कर ले, रट ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सभी चीज को डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है जो कि गति के प्रथम समीकरण से है। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसके जो समीकरण है उसे हम याद कर लेते हैं। क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम इस तरह से रीड करेंगे। सेकेंड है आपका दूसरा जो समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड समीकरण है आपका, यानी इक्वेशन है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये आपका गति का जो समीकरण है वो दिया हुआ है। इससे आपके फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम चैप्टर के डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे क्या है? दूसरा समीकरण ये है, और ये है आपका वृत्तीय गति, और ये है आपका एक त्वरितीय गति। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग क्लास 9 में आए हो, तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक क्लास 8 तक के जो साइंस पढ़े थे उसमें उतना डिटेलिंग्स नहीं रहती थी, पर यहाँ पे बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ना है। क्लास 9 में आ गए हो और यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको नया नया देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से पढ़े। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जल्दी ही सीख जाओगे सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला जो हमने ऊपर में भी टॉपिक डिस्कस किया था, विश्रामावस्था। क्या होता है? कोई वस्तु विश्रामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। ठीक है, कहता है कि कोई भी वस्तु स्थिर कब कहलाएगी? जब उस बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए कि यहाँ एक पेड़ है और पेड़ के सापेक्ष, अब मान लीजिए कि हम इधर जाते हैं। ठीक है, तो इसके सापेक्ष हम गति कर रहे, इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं? गति कर रहे। या फिर इधर से इधर आते हैं तो भी गति कर रहे। ठीक है, अगर हम इधर जाते हैं ऊपर, इस तरह से कहीं भी जाते हैं, मूवमेंट होना चाहिए, एक पॉइंट के इधर उधर मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विश्रामावस्था, तो अगर ये बिंदु हिले डुले नहीं, यहीं का यहीं फिक्स हो जाए, तो ये कहलाएगा आपका विश्रामावस्था में, यानी विरामावस्था में, रेस्ट पोजिशन पे। ठीक है, और वहीं पे आपका दूसरा दिया हुआ है गतिजा अवस्था। तो गतिजा अवस्था का क्या होता है? यानी वो वस्तु जो है वो गति करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ये पॉइंट है, यहाँ कोई, ये पेड़ को हम एक पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे ये बिंदु है, अगर ये इधर मूव करे, इधर मूव करे, कहीं भी चला जाए, इस डायरेक्शन के किसी भी कोने में इधर उधर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा गतिजा अवस्था। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु
की स्थिति में लगातार बदलाव हो, ठीक है, किसी एक बिंदु के सापेक्ष, मान लिया कि ये बिंदु के, इस पेड़ को हम एक मुख्य बिंदु मान लेते हैं, जिसके सापेक्ष हम इस पॉइंट को इधर उधर मूव कराते हैं या करता है, तो ये क्या कहलाएगा, तब यह वस्तु गतिजावस्था में कहलाएगी, ठीक है, या कहलाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका गतिजावस्था के प्रारूप। अब इसके प्रारूप क्या होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न तरह के पथ यानी कि रास्ता या फिर रोड, रास्ता जो भी बोले आप, पर विभिन्न तरह की गतिजावस्थाएं होती है, ठीक है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग रास्ते पे या पथ पे अलग अलग जो है आपका गतिजा अवस्थाएं या गति की अवस्थाएं होती है। जैसे कि पहला क्या है, घूर्णन गति, दूसरा है रेखीय गति, तीसरा कंपन गति। तो घूर्णन गति में क्या होगा, कोई वस्तु गोलाकार पथ पे घूमेगा। रेखीय गति में एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, सीधा रेखा पर चलेगा, जैसे कि रोड है आपका, इस रोड के जो सीधा सीधा कोई चलता है, ठीक है, यहाँ से कोई कार, कोई आदमी ट्रेवल कर रहा हो या कोई आदमी जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सरल रेखीय गति। और कोई गोलाकार पथ पे, अगर यहाँ पे ये सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस, अगर यहाँ से चारों तरफ इसके गोल गोल कोई घूम रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गोलाकार पथ, ठीक है। और कंपन गति, जिसे दोलन पथ बोलते हैं, ये होता है आपका पेंडुलम, आपने देखा होगा, जैसे कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई लटका हुआ है, कभी ये इधर जाता हो और कभी ये इधर जाता हो, तो ये जो गति है ये कभी इधर कभी इधर, तो ये गति आपका कहलाता है क्या, दोलन गति यानी कि कंपन गति, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये घूर्णन गति, रेखीय गति और कंपन गति क्या है आपको समझ में आ गया। घूर्णन गति यानी जो वस्तु एक गोलाकार पथ पे घूमता है तो उसे घूर्णन गति, ठीक है। रेखीय गति अगर स्ट्रेट लाइन पे, रोड पे चलता है सीधी रेखा पे, तो उसे रेखीय गति। और कंपित गति क्या बोलते हैं, अगर एक वस्तु इधर उधर, एक पॉइंट के इधर उधर जब घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपित गति, ठीक है, यानी दोलन पथ, ठीक है। ये सब पथ हो गया, ये सब रास्ता हो गया। चलिए आगे देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मूल हो, ठीक है, और दिशा ना हो, तब वह क्या कहलाएगा, भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। उदाहरण क्या है, चाल और दूरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो, ठीक है, मोल हो और दिशा ना हो, मतलब परिणाम हो, मतलब अगर कोई जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, जैसे तैसे जा रहा है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर के जा रहा है, इधर उधर घूम फिर के जा रहा है, तो इसका ये तो है कि ये चल तो रहा है, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं है, कभी इधर ये मुड़ जा रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, इसका एक सीधा रास्ता रहेगा, इसका डायरेक्शन पता होगा। इन भौतिक इकाइयों का मोल एवं दिशा, परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। मोल को हम परिणाम भी बोलते हैं और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। इसे हम जैसे कि वेग, ठीक है, जैसे ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है या नीचे से कोई ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, तीर को हम चला रहे हैं तो तीर एक डायरेक्शन में जाएगा, ये नहीं कि ऐसे ऐसे मुड़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। अगर किसी वस्तु का जो चाल है एक दिशा में फिक्स होता है तो उसे हम सदिश राशि बोलेंगे, और अगर फिक्स नहीं होता है तो अदिश राशि बोलेंगे। क्लियर है आपका। चलिए आगे देखते हैं क्या है, दूरी तथा विस्थापन को अभी हम समझेंगे। विस्थापन क्या होता है, एक तरह से समझिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो भी स्ट्रेट लाइन पे। और ये जो दूरी होती है ये कहीं से भी जा सकती है, ये दूरी कहला जाएगा, विस्थापन दूरी होगी, लेकिन दूरी विस्थापन हमेशा नहीं होती है, ये टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकते हैं। तो ये हो गया ए आपका प्रारंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पॉइंट, अंतिम स्थिति यानी फाइनल पॉइंट, ठीक है, या फाइनल पोजीशन। वह वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा चला गया है क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। मतलब वास्तविक जैसे भी गया है, जैसे कि रोड है, रोड तो टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, तो वो उसका क्या हो गया, वास्तविक पथ हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें अगर कोई वस्तु चल के जाएगा तो ये इसका दूरी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। पहला वास्तविक पथ। वास्तविक पथ क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है देखिए, जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है ना, उसका ये क्या कहलाता है, उसका जो माप होता है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, ठीक है। वास्तविक पथ पे जो वस्तु चलती है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो उसकी जो माप होगी उसे हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल क्या होता है, माप होता है, दिशा नहीं होता है। उदाहरण जैसे कि रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब आ जाता है विस्थापन। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का माप होता है। जैसा कि मैं अभी बताया था, यहाँ देखिए, मान ली कि ए से बी जाना है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये इसका क्या कहला जाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
विस्थापन एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है ये विस्थापन? सदिश, जिसका मापन और दिशा दोनों होता है। मापन और दिशा दोनों होता है। जैसे कि रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता दिया किस से किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, विस्थापन का मूल्य शून्य हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो। जैसे कि गोलाकार पथ, जैसे कि मान लिया कि यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया, यहाँ से ए से चलना शुरू किया, ए से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए फिर ए में ही पहुंच गया, तो इसका जो विस्थापन है क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक स्थिति ए था और अंतिम स्थिति भी इसका ए है। कुल दूरी, अब ये देखिए सर्किल है ना, तो सर्किल के लिए हमेशा हम यूज करते हैं 2πr, क्योंकि ये चल रहा है ना, तो इसका जो परिमाप होगा वही ना इसका दूरी होगा, तो 2πr हो जाएगा। और कुल विस्थापन 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि जिस बिंदु से वस्तु चलना शुरू किया उसी बिंदु पे वापस पहुंच गया, तो यहाँ पे विस्थापन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है दूरी और विस्थापन में जो आपका डिफरेंस होता है वो दिया हुआ है। तो दूरी का और विस्थापन का क्या है? वास्तविक पथ होता है इसमें, और इसमें जो चला गया तो उसे हम दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? दूरी। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है, दूरी यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी 0 या ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ये क्या होता है? इसका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, और ये शून्य भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? इसका मापन या तो दूरी के माप के बराबर होगा या फिर कम होगा। किसका? विस्थापन का। जैसे कि मान लीजिए ना, हम यहाँ से चलना शुरू किए ए से और गए कहाँ तक? बी तक। तो अगर हम ऐसे ऐसे चलते हैं तो ए से पॉइंट तक जो रास्ता गया ये दूरी है, लेकिन विस्थापन क्या होगा? मतलब सीधा जो हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये हो जाता है क्या? विस्थापन। और ये ऊपर वाला ये जो टेढ़ा मेढ़ा ये दूरी, ये हम दूरी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम विस्थापन नहीं कह सकते। ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है इसे हम विस्थापन नहीं कह सकते। चलिए आगे यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है आपका, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसका त्रिज्या कितना है? 10 मीटर, और यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए और बी है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी? ठीक है, ए से चलना शुरू किया, कहां तक गया? बी तक, तो कुल दूरी क्या होगा? πr। पूरे वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/2। तो ये 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? पाई और r। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है पाई और r। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 गुने 10 दिया हुआ है ना यहाँ पे रेडियस r, तो 10 से गुना कर देंगे तो ये पॉइंट घसक के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 31.4 मीटर। ठीक है, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक r और यहाँ से यहाँ एक r। देखिए ए से बी जाना है हमको, हम गए ऐसे कर्व होकर के। ठीक है, तो ये दूरी ज्यादा है, लेकिन विस्थापन निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच निकालना है, तो यहाँ से हम यहाँ चल दिए। ठीक है, तो ए और बी का जो दूरी है 10 इधर रेडियस है और 10 इधर रेडियस, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति का जो ग्राफ होगा इस तरह से स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह क्या कहलाएगा? एक समान गति कहलाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, अगर वस्तु खड़ी हो तो समय तो उसका पार होते जाएगा ना, समय का ग्राफ ये बढ़ते जाएगा। देखिए ये समय टी मतलब क्या होता है? टाइम। अभी मतलब वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब असमान गति समझते हैं। असमान गति क्या होता है? यदि कोई वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय पे पूरी कर रही हो तब वह क्या कहलाएगा? असमान गति में। ठीक है, अब देखिए असमान गति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एक त्वरित गति, दूसरा मंदन। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तब वह त्वरित गति कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक में जो एक्सीलरेटर लेते हैं, तो जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो वह त्वरण हो रहा है। ठीक है, उसकी गति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बार बार ले रहे हैं, उसकी गति में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सीलरेटर छोड़ करके ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तब वहां पे आ जाता है आपका मंदन गति। क्या आता है? मंदन गति। देखिए क्या लिखता है, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तब वह मंदन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मंदन गति। ठीक है, अब देखिए चाल, गति के दर का मापन चाल कहलाता है। जो गति है
उसके जो रेट होते हैं, कितना रेट से वो चल रहा है, कितने तेजी से, उसका जब हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा? चाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अपने फ्रेंड के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।